सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी FRB 2.0। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट एंड दैट इज़ पॉलिटी। और पॉलिटी में हम स्टार्ट करेंगे विद द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब से स्टार्ट हुई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हमारे देश का संविधान बनाए, उसकी डिमांड 1934 यानी 1934 में स्टार्ट हुई बाई एम एन रॉय, मणिन्द्रनाथ रॉय ने सबसे पहले डिमांड रखी। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड रखी और 1936 में नेहरू ने लखनऊ सेशन में डिमांड रखी। 1940 में अगस्त ऑफर दिया गया बाय ललित को। ये ऑफर्स हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के आपको पता होगा फैटमैन आ चुकी है फाइनली, ठीक है। तो लिंक्स दे दी गई हैं और आई थिंक पता नहीं अभी तक अमेज़ॉन की आई कि नहीं आई है, लेकिन फ्लिपकार्ट की आपको दे दी गई है। और जो प्राइस वहाँ पर आपको दिखा रहा होगा वो लगभग 358 रुपीज़, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी मांग थी कि सर प्राइस कम रखिएगा, प्राइस जितना कम हो सकता है। इसी वजह से एक्चुअल में लिंक में देरी भी हुई, क्योंकि मैं कल मॉर्निंग में देता, बट वो डिस्काउंट के साथ नहीं थी और जो लोग फिर ख़रीद लेते तो ख़रीद लेते, फिर ऐसा था। तो इसलिए फिर मैंने लिंक का कूपन कोड लगने का वेट किया था। अभी आप जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसको लेना है तो, ठीक है। तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता है। तो सब ये तो हमने पढ़ ली कि डिमांड रखी कब गई। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑफर जो ब्रिटिशर्स ने दिए, सबसे पहले अब दिया क्यों, रीज़न क्या था? तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस का पार्टिसिपेशन लेने के लिए प्रेशर बन रहा था, किस पे? ब्रिटेन पे। किसके द्वारा? जो उसके एलाइज थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए उसका एलाई था। तो प्रेशर बन रहा था कि भाई यार इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन लो। और इंडियंस बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो यानी संविधान सभा दो। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कुछ ऑफर भेजे, जैसे 1940 में अगस्त ऑफर भेजा। ललित को उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था और उसने बोला कि ठीक है, इस तरह से मतलब अगस्त ऑफर दिया। अभी के लिए बस तुम इतना जान लो, अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर में क्या था और इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था जो इसके विरुद्ध में हुआ, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लिथगो ने जो उस समय वॉइस रॉय था, ओके। देन इसके बाद ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डिमांड तुरंत एक्सेप्ट हो गई, ना ना, डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी। 1940 में अगस्त ऑफर दिया, फेल हो गया, ओके। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, फेल हो गया। देन आपका 1945 में बनता है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इन दोनों को रिजेक्ट क्यों किया गया था, जो अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन थे? बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे थे और अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज अपना गोल डिक्लेयर कर चुकी थी। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस से बात नहीं बनेगी। व्हाट इज़ डोमिनियन स्टेटस? इट मीन्स कि इंडिया, डोमिनेंट स्टेटस का एग्जाम बता रहा हूँ मैं, किसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो कानून बनाने का पावर, जो सब कुछ पावर है, वो इंडियंस के पास ही रहेगी, लेकिन जो रूल होगा वो ब्रिटेन की किंग या क्वीन के नाम पे रूल होगा। यानी कि इंडिया सॉवरेन नहीं बनेगा। इंडिया खुद के लिए अपने लॉ बना सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन इंडिया रहेगा किसके अधीन में? ब्रिटिशर के अधीन में ही रहेगा। दैट इज़ डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी थी कि अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो ये क्या पूर्ण स्वराज यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान में क्या ये चीज़ बताई गई थी? एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन हाँ, जिस तरह के प्रोविजन थे उससे समझ में आ रहा था कि हाँ, इंडिया यहाँ से निकल सकता। और मुस्लिम लीग क्यों नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा था? मुस्लिम लीग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसको एक अलग से देश चाहिए था जिसका नाम था पाकिस्तान। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर नहीं कर रहा था अभी तक, चाहे अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन, बिकॉज उसमें पाकिस्तान का प्रोविजन कुछ इस तरह से नहीं था। क्या कैबिनेट मिशन में था? कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान का ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का एक प्रोविजन था। ग्रुपिंग का प्रोविजन था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो जिन्ना ने सोचा कि बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पे मैं निकाल लूँगा अपने पाकिस्तान, जो कि बाद में निकल भी है। लेकिन जब बाद में नेहरू ने स्टेटमेंट दी कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तो उस टाइम पे जो जिन्ना है उसने क्या किए, फिर उसने एक तरह से उतारू हो गया किस पे? वायलेंस पे। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने को बोला लोगों को और साथ ही साथ इसको भी रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान को, जिसकी वजह से इन वायलेंस के चलते फिर बाद में पाकिस्तान बनाना पड़ा, एक दूसरा एक अलग देश, ठीक है। तो ये रिजेक्ट किया गया था अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, ओके। ब्रिटेन एक्सेप्टेड इन 1945, भारत में आया और इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से जो उसमें प्रोविजंस थे, टोटल 389 सीट्स होनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नहीं संविधान सभा में, जिसमें 389 में 296 सीट्स निकल के आनी थी ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से,
और 93 प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ पे राज्य रजवाड़ों का रूल था। तो ये लोग ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इलेक्शंस तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर नॉमिनेशन होगा। प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे और यहाँ पर इलेक्शन होंगे। एक्चुअल में जो ब्रिटिश इंडिया ये था, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो जहाँ पर गवर्नर का डायरेक्ट रूल था और जहाँ पर चीफ कमिश्नर के थ्रू रूल किया जा रहा था। ऐसी 11 प्रोविंसेस थी। चीफ कमिश्नर की टोटल ऐसी 4 प्रोविंसेस थी, हर प्रोविंस से एक आना था। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 11 गवर्नर प्रोविंस से टोटल 292 मेंबर्स आने थे, यानी टोटल मिला के 389। ठीक, यानी कि ये जो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हम ध्यान से देखें तो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है। और जो इलेक्शन होगा यहाँ पे दैट वुड बी इनडायरेक्ट, यानी कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे। तो फिर कौन करेगा? जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, जैसे कि आज राज्यसभा में किस तरह से चुनाव होता है, क्या हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए? नहीं करते हैं। तो कौन करता है? विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कि हमने चुन के भेजा, लोगों ने चुन के भेजा है, वो लोग चुन के भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। और जिस तरह से राज्यसभा में कुछ लोग चुने हुए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और कुछ लोग नामित होते हैं कि नहीं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, आपको पता होगा ये शायद, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे नॉमिनेटेड भी है और ये इलेक्टेड भी है, तो एक बिल्कुल राज्यसभा की तरह है। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वहाँ के लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। और ये जो जितनी भी सीट्स हैं वो 3 कम्युनिटी में डिवाइडेड थी, एक तो मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम सिख को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज़ थी वो सब जनरल में आ जाएंगी। यहाँ पर टोटल 10 लाख में से एक सीट निकल के आएगी, यानी कि 10 लाख लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ओके, इलेक्शंस कब हुए? जुलाई अगस्त में इलेक्शंस होते हैं 1947 में। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और इंडिपेंडेंट का मतलब है वो किसी भी पार्टी से नहीं थे, 15 सीट मिलती हैं। आफ्टर बॉयकॉट, मुस्लिम लीग ने क्योंकि बॉयकॉट कर दिया, और आफ्टर पार्टीशन के बाद तो मुस्लिम लीग अपना चला गया अपना संविधान बनाने, तो टोटल 299 सीट्स बची। जो 389 थी, ठीक है, 389 थी, उनमें से कितनी बची? 299 ही सिर्फ बची। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनी फाइनली, ठीक है, इसकी पहली मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसको 211 सदस्य जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 211 मेंबर्स। देन 13 दिसंबर 1946 को, यानी लगभग 4 दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्तावनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था बाई नेहरू जी टू टेल दी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हम किस तरह का संविधान चाहते हैं, हम किस तरह का देश चाहते हैं। तो उस डायरेक्शन में सभी लोग एक कॉमन डायरेक्शन में काम करें, उसके लिए प्रेजेंट किया गया बाई नेहरू। और इसको असेंबली ने एक्सेप्ट भी कर लिया 22 जन 1947 को। और ये पूरी असेंबली कुछ माइनर, टोटल 13 माइनर और 8 मेजर कमेटी में बांटा गया। 8 मेजर और 13 माइनर, कहीं कहीं 14 भी आपको दिख सकता है, बट मेजर 8 ही थी। अब इनके चेयरमैन हमें पता होने चाहिए कौन कौन थे। तो जिस भी कमेटी के आगे आपको यूनियन नाम दिख जाए, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, यूनियन या फिर स्टेट दिख जाए, स्टेट्स कमेटी, तो नेहरू ही उसके चेयरमैन होंगे। देन रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? हेड भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए, वैसे तो लिखा नहीं है, ओके कोई नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आपके प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट थे, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट। टेम्प्रेरी भी थी क्या? बिल्कुल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को मिली थी तो पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे, और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, सच्चिदानंद सिन्हा। देन परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 2 लोग थे, एक तो HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी, ठीक है, और VT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये VT कृष्णमाचारी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये घर का जो मुखिया होगा वही तो क्या करेगा? रूल्स बनाएगा हर चीज़ के, ठीक है, हर चीज़ का जो प्रोसीजर का रूल है वो कौन बनाएगा? घर का मुखिया। घर का मुखिया ही क्या करेगा? जो मुखिया होता है वही तो स्टीयरिंग पकड़ता है। गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है? जो गाड़ी चलाता है उसी के हाथ में। गाड़ी कौन चलाता है? जो मुखिया होता है। तो राजेंद्र प्रसाद मुखिया यानी प्रेसिडेंट है, तो स्टीयरिंग ऐसे याद कर लो, स्टीयरिंग किसके हाथ में? स्टीयरिंग हाथ है राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है। अब जो प्रोविंसेस हैं उनको भारत में मिलाने का काम किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था, तभी इनको फादर ऑफ इंडियन यूनिटी के नाम से जानते हैं। तभी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार पटेल जी ने प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम किया था, ऐसे याद करो इसको, ठीक है। देन सरदार पटेल जी ने एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ को भी हेड किया।
अब कौन सी बची हमारी कमेटी? अंबेडकर जी की ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो एकदम रटा होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग यानी मसौदा या फिर प्रारूप समिति। अंबेडकर जी इसको हेड कर रहे थे। अब ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग अंबेडकर जी जो किसके चेयरमैन थे। इनके अलावा 6 और लोग थे, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला मुंशी जी, ठीक है, और BL मिट्टर थे और DP खैतान थे। बाद में BL मिट्टर को रिप्लेस कर दिया एन माधव राव ने और DP खैतान को रिप्लेस कर दिया TT। ये VT नहीं है, VT वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये TT कृष्णमाचारी। ओके, देन ये तो मेजर हो गई। और माइनर कौन कौन सी? माइनर है आपकी ये, ठीक है। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वो सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया उसने देश के कानून भी बनाए और उसने और भी बहुत सारे काम किए। तो जब हमारी संविधान सभा देश का संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो उसके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन वो कानून बनाने के लिए बैठती थी के हेड GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे। GV मावलंकर ही लोकसभा के पहले स्पीकर यानी पहले अध्यक्ष भी बने। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप यानी नागरिकता की जो एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी कमेटी। एस वरनचारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मेजर सारी याद रखनी है और मैंने याद करवा भी दी हैं आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के। माइनर वाली जितनी बताऊंगा उतनी सिर्फ आपको याद करनी है। एक तो पहली याद करनी, वो भी ठीक है, ये वाली, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी वाली बस देख लो, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। प्रेस वाली भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्रेडेंशियल कमेटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको भी देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये KM मुंशी जी ने इसको वो किया था, हेड किया था। कैसे याद रखेंगे? मुंशी जी क्या करते हैं? मुंशी जी धंधा करते हैं, तो मुंशी जी धंधा करते हैं, ऐसे करके याद कर लेंगे। और मुंशी जी कहाँ थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर भी हैं। फाइनेंस कौन देखेगा? घर का मुखिया देखेगा। घर का मुखिया राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी याद हो गया, ठीक है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस नहीं करना है, ठीक है। हाउस कमेटी, पट्टा भी सीता रमैया, तो रमैया वस्तावैया मूवी देखी आपने, उसमें आपने देखा कि सब घरेलू चीज़ें दिखाई जा रही हैं हाउस के बारे में, तो उस तरह से रमैया वस्तावैया, पट्टा भी सीता रमैया। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वरदचारी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे एस वरदचारी, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी इन फाइनेंशियल प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देख सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस SK धार और एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। अब जो झंडा वाली कमेटी है, झंडा लेके कौन चलता है आगे? जो मुखिया होता है, तो मुखिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह से ये भी माइनर वाली जिसमें मैंने आपको टिक लगाया सिर्फ वही याद करनी है आपको। ड्राफ्टिंग कमेटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट सेशंस देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए। पहला सेशन हुआ था 9 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में। 10वां हुआ 6 से 17 अक्टूबर 1949। देन 11वां वाला हुआ 14 से 26 नवंबर 1949। और जो फाइनल ड्राफ्ट, अगर ये है कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट की बात हो रही है, सेशन की नहीं बात हो रही। सेशन तो ये यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पे ड्राफ्ट की बात हो रही है। पहला ड्राफ्ट रखा गया था, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए अबाउट दी वेरी फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ये 21 फरवरी को पब्लिश किया गया और लोगों के समक्ष रखा गया कि लोग भी अपने इनपुट दे सकते हैं, लोग भी इसमें अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। 8 महीने दिए गए लोगों को इस पर डिस्कस और अपने फीडबैक देने के लिए। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो है अम्बेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया। ओके, अम्बेडकर जी बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए थे इनिशियली, बाद में पार्टीशन के बाद आपको पता है जो ये पार्ट बंगाल का बांग्लादेश, दैट इज़ जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें चला गया। देन बाद में बंगाल की जगह अम्बेडकर जी बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आए। अब यहाँ पर रीडिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, रीडिंग्स नहीं लिखी हुई यहाँ पे। रीडिंग मतलब जो चर्चाएं हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जो उन्हीं को हम रीडिंग बोलते हैं। तो जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी ये हुई थी आपकी 5 दिन चली थी, 4 नवंबर 1948 से लेके 4 नवंबर 1948 से लेके आपकी 9 नवंबर 1948 तक चली है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे सेकेंड रीडिंग की, तो सेकेंड रीडिंग लगभग आप ये मान के चलो कि 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी लगभग 10 महीने और 3 दिन चली। और वहीं थर्ड रीडिंग की अगर बात करेंगे तो इट वॉज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए रीडिंग के बारे में भी। सेशंस देख लिए, ड्राफ्ट देख लिया, रीडिंग्स देख लिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि भाई कितना टाइम, कितना पैसा, क्या लगा। तो टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 17 दिन, कहीं कहीं 18 दिन भी मिलेगा। पैसा कितना लगा? पैसा लगा 64 लाख रुपये। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ
तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग में विभाजित था और एक इसमें प्रस्तावना थी, दैट इज़ प्रियम्बल था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिनको हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने एनफोर्स कब किया, यानी लागू कब किया हुआ हमारा संविधान, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जन 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रोविज़न, जैसे कि प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दी सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, उनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार नहीं किया गया था, तुरंत ही कर दिया गया था, क्योंकि इनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता था। वैसे तो 2 महीने में बाद इसको लागू कर दिया गया था पूरी तरीके से संविधान को। तुरंत ही लागू क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। जैसे कि लाहौर जो सेशन हुआ था 1929 में कांग्रेस का, उसमें नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था, नेहरू जी ने। तो नेहरू जी ने ये बात रखी कि क्यों ना हम 26 जनवरी का जो पवित्र दिन है, इसीलिए, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने घर बनवाया, ठीक है, अब ऐसे तो सोचते होगे ना कि यार आज का जो दिन है सोमवार का दिन है, नवरात्रि में करेंगे, लड़की देखने जाना है, नवरात्रि में देखेंगे। होता है कि नहीं होता है? ऐसे तो रैंडम तो चले नहीं आते हो, तो क्यों जाते हो? क्योंकि पवित्र मानते हो। अब यहाँ पर पवित्र इसलिए था क्योंकि हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, इसलिए। ठीक है, सिंबल एलिफेंट, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई। डेकोरेशन इसका किसने किया था, सज्जा सजावट किसने किया था, नंदलाल बोस और वेयर राम मनोहर सिन्हा ने। इसको लिखा किसने था, लिखा नहीं, कैलीग्राफी अपने हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रहज़ादा ने। उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी नहीं लिए थे, बस उन्होंने ये बोला था कि हमारा नाम लिख देना हर जगह। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रहज़ादा ने इंग्लिश में लिखा था और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, और डेकोरेशन किसने किया था ये तो आपने देख ही लिया, और कितना क्या टाइम और कितना पैसा लगा वो भी देख लिया। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस किसने क्या क्या होल्ड करी थी। तो प्रेसिडेंट ये थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपके ये थे सज्जानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट में मैंने आपको बता दिया है। प्रेसिडेंट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो जीवी मावलंकर होते थे। लीगल एडवाइज़र यानी कि संवैधानिक सलाहकार या वैदिक सलाहकार कौन थे हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, और ठीक है BN राव। और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, SN मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर जी थे, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, SN मुखर्जी थे। और जो HVR अयंगर है, HVR अयंगर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन होते थे, ये सेक्रेटरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बल्कि लॉ भी बनाया, यानी कानून भी बनाया, प्लस साथ ही साथ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया मई 1949 को। देन और क्या किया, 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। प्लस ये चीज़ ध्यान रखना कि 24 जनवरी को ही इलेक्ट किया राजेंद्र प्रसाद जी को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट सिटिंग भी हुई 24 जनवरी 1950 को, और 284 लोगों ने, 284 लोगों ने इसको साइन किया, जिसमें कि विमेंस कितनी थी, महिलाएं 15 थी, विमेन 15 थी। ठीक है, जिसमें 15 आपकी फीमेल थी। चीज़ पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया, कानून बनाया, प्लस ये सारी भी चीज़ें करी। कॉमनवेल्थ क्या होता है, वो कंट्रीज़ जहाँ पर जो ब्रिटेन की कभी ना कभी कॉलोनीज़ रही हैं, ब्रिटेन खुद इसमें आता है और ब्रिटेन के जितने भी बाकी देश हैं। तो ये हमने अपने खुद से अपनी मर्जी से ज्वाइन किया, जब चाहे इसे निकल भी सकते हैं बाहर। ठीक है, चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे अबाउट, एंड दैट इज़ इंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी। ठीक है, जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, या नहीं होगा तो ये लोकसभा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को करवा दूंगा। वैसे तो फैट मैन में अगर आप देखोगे तो इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये, कि जो इंतरिम गवर्नमेंट है वो 2 सितंबर, या तो जब लोकसभा वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, पहले इलेक्शन कब हुआ है तो वहाँ पर बता दूंगा, या फिर जो हम पार्ट देखेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, तो वहाँ देख लेंगे। तो बस अभी के लिए इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, बाकी वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा खत्म होता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा आपका हिंदी में। आपको क्या करना है आपको पता है, छोटे बच्चे के पास जाना है, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाने हैं एंड उसका स्कोर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट फैटमैन लिटिल बर्ड दोनों हिंदी में भी आ चुकी हैं, तो अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं वहाँ से। बाकी तो इससे कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक